नमस्कार, मेरा नाम समृद्धि मिश्रा है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे प्लेटफॉर्म लीगल सरोमा दी एरोमेटिक वर्ल्ड ऑफ लॉ में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ रहे हैं, सेक्शन बाय सेक्शन समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्रिलिमिनरी एस्पेक्ट के हिसाब से मैंने इस क्लास को शुरू किया था, लेकिन मैं यहाँ पे पूरी कोशिश कर रही हूँ कि हर सेक्शन में हर वर्ड की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको प्रोवाइड कर सकूँ। अगर अभी तक आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो मेक श्योर कि आप उसे ज़रूर देखिए। मे, शैल, प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, ये एक ऐसे डेफिनेशंस हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जिनको लेकर बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। मैंने अपनी उन वीडियोस में इसे बहुत ही क्लैरिटी से समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपने नहीं देखा हो तो समय निकाल के प्लेलिस्ट विजिट करके उन वीडियोस को देख लीजिएगा। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे पार्ट नंबर 2 के बारे में। अभी रिसेंटली हम लोगों ने पार्ट 1 को कंप्लीट किया है, जहाँ पे हम डेफिनेशन को डील कर रहे थे। आई होप आपको ए से लेकर एल तक के जो क्लॉजेस हैं वो अच्छे से याद हो गए होंगे। नहीं भी याद हुए होंगे तो ध्यान एक बार उस पर दे दीजिएगा, क्योंकि बीच में हम लोग एक बार उसे रिकॉल ज़रूर करेंगे ताकि वो हमारे माइंड में सेव हो जाए इस तरीके से कि कभी क्लॉज को लेके तो हमारे मार्क्स ना कटे। तो चलिए हम लोग बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में। आपको पता होगा कि हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल 4 पार्ट हैं, 12 चैप्टर हैं, 170 सेक्शन है। तो हम लोग पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 2 को पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ पे बात होगी रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में। ये जो चैप्टर नंबर 2 है ना, इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं। जैसे हम लोग जब रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 3 के बारे में। जब हम सेक्शन नंबर 4 से 14 के बारे में पढ़ेंगे तो उस कैटेगरी का नाम है क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट। जब हम 15 से 25 के बारे में पढ़ेंगे तो हम पढ़ रहे होंगे एडमिशन एंड कन्फेशन के बारे में। जब हम 26 से लेकर 27 को पढ़ेंगे तो वहाँ हम डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में पढ़ रहे होंगे। जब हम 28 से 32 तक के बारे में पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे हम उन स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ रहे होंगे जो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में दिए जाते हैं। इसके बाद जब हम 33 पढ़ेंगे तो वहाँ हम पढ़ते हैं कि कितने स्टेटमेंट को प्रूव करना है। 34 से 38 तक जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ हम पढ़ते हैं कि कोर्ट की जजमेंट कब रेलेवेंट होती है। 39 से 45 जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं थर्ड पर्सन की ओपिनियन के बारे में। और 46 से 50 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम पढ़ रहे होते हैं कि कैरेक्टर कब रेलेवेंट होता है। 10 सेक्शन पहुँचते पहुँचते 3 से लेकर 50 तक के जितने भी सेक्शन है ना, इनकी मार्जिनल नोट आपको आराम से मगअप हो जाएगी, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। और सिर्फ मार्जिनल नोट ही नहीं, ये पूरी सीरीज ख़त्म करते करते मैं ये बेट लगा सकती हूँ कि आप एविडेंस एक्ट को 1 लाइनर के तौर पे लिखेंगे अगर आप ओबीडियंटली इस क्लास को अटेंड कर रहे होंगे डायरेक्ट और बुक कॉपी के साथ। तो चलिए इसको और शुरू करते हैं, इस पे और बातें करेंगे। देखिए, अगर आप लोगों ने सेक्शन नंबर 2 पढ़ा होगा तो ज़रूर पढ़ा होगा, क्योंकि हम 3 पढ़ने जा रहे हैं तो 2 पढ़ना तो लाजमी है। तो जब हम सेक्शन नंबर 2 पढ़ते हैं तो वहाँ पे 2 सब सेक्शन दिए हैं, 1 एंड 2। 1 में हम ए से लेकर एल तक की क्लॉजेस के बारे में पढ़ते हैं। आपको पता होगा ए में कौन है, कोर्ट है। बी में कौन है, कंक्लूसिव प्रूफ है। सी में हमने डिसप्रूफ के बारे में पढ़ा। डी में हमने डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ा। ई में हमने एविडेंस के बारे में पढ़ा। एफ में हमने फैक्ट के बारे में पढ़ा। जी में हमने फैक्ट इन इशू के बारे में पढ़ा। एच में हमने मे प्रिज्यूम के बारे में पढ़ा। आई में हमने नॉट प्रूफ के बारे में पढ़ा। जे में हमने प्रूव्ड के बारे में पढ़ा। के में हमने पढ़ा बहुत ही इम्पॉर्टेंट शब्द को, जिसका नाम है क्या, रेलेवेंट। हमने के में पढ़ा रेलेवेंट के बारे में। ठीक है, इसी पे सारी चर्चाएं आज हमारी होने वाली है। और एल में हमने क्या पढ़ा था, शैल प्रिज्यूम के बारे में। तो ये तो पूरी क्रोनोलॉजी है जो आपको याद हो चुकी होगी, मुझे पूरा उम्मीद है। नहीं भी याद हुई होगी तो प्लीज़ याद करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जब हमें याद नहीं रहता है तो बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि 1-2 नंबर से हम रह जाते हैं फिर उस दौड़ में, उस रेस में। तो चलिए अब अपनी चर्चा को शुरू करते हैं रेलेवेंट टू वर्ड पे। जब आपने 2(1) का डेफिनेशन देखा होगा ना, तो वहाँ पे आपने क्या देखा, क्या उस डेफिनेशन में रेलेवेंट को एग्जैक्टली डिफाइन किया गया था? बिल्कुल नहीं किया गया। आप अगर पढ़ पाएंगे रेलेवेंट की डेफिनेशन अपनी डायरेक्ट में, तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि एक फैक्ट तब रेलेवेंट होगा जब वो दूसरे फैक्ट से कनेक्टेड होगा, और कनेक्शन भी इनके हिसाब से होना चाहिए, हमारे हिसाब से कनेक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब कनेक्शन कैसा होगा, सेक्शन नंबर 3 से लेकर 50 तक जो प्रोविजंस दिए हैं उनके हिसाब से होना चाहिए।
तो क्या कहते हैं, एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से जब कनेक्टेड होता है इन दी मैनर, कैसे मैनर में, दो प्रोविजंस प्रिस्क्राइब किए गए हैं सेक्शन 3 से 50 के बीच में, उसमें जो बातें की गई हैं उनके हिसाब से अगर वो कनेक्शन होता है देन दैट फैक्ट विल बी रेलेवेंट फैक्ट। अब ये रेलेवेंट मीनिंग तो पढ़ी ना आपने, डायरेक्ट अगर आपके पास होगा तो आप क्लियर वर्ड को पढ़ सकते हैं। आपने देखा होगा 21K में क्या लिखा है। 21K का जो वर्ड है, लाइन है, स्टेटमेंट है, वो क्या है, ये कहते हैं कि अ फैक्ट इज सेड टू बी रेलेवेंट to another when it is connected with the other in any of the ways referred to in the provision of this अधिनियम। जो इस प्रोविजन में दिया गया, जो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के प्रोविजंस हैं उसमें जो दिया गया उसके हिसाब से बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से अगर कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है तभी वो रेलेवेंट कहलाता है। अब इस डेफिनेशन में कहीं ना तो रेलेवेंट की मीनिंग दी गई है ना रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में बताया गया है, लेकिन वर्ड यूज दोनों हुआ है। मतलब आप रेलेवेंट वर्ड भी यूज कर रहे हो एज अ मार्जिनल नोट, और बीच में आप लास्ट वर्ड जो यूज करते हो वो क्या है, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। लेकिन आश्चर्य की बात है कि दोनों चीजों को आप नहीं समझाते। अब अगर देशी भाषा में रेलेवेंट को समझने की कोशिश करें तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे आप कॉलेज गोइंग बच्चे हैं या जुडिशरी की कोचिंग ले रहे हैं कहीं किसी इंस्टीट्यूट से, तो क्या होता है, मॉर्निंग में आप उठते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, कॉलेज जाते हैं या इंस्टीट्यूट में जाते हैं जहाँ पे आप कोचिंग कर रहे हैं, वहाँ पढ़ाई करते हैं, चिल करते हैं दोस्तों के साथ, चाय कॉफ़ी पीते हैं, पिज़्ज़ा विज़ा खाया, उसके बाद एक दो दोस्तों में आर्ग्यूमेंट्स हुए, देखे, फिर चले आए मौज मस्ती करके। ये नॉर्मल रूटीन है। लेकिन रेलेवेंट कब होगा ये सारा सिचुएशन, अगर ईश्वर ना करे कभी ऐसा हो, अगर उसी इंस्टीट्यूट में, उसी कॉलेज में किसी व्यक्ति का मर्डर हो जाता है, किसी स्टूडेंट का, किसी प्योन का, किसी भी व्यक्ति का अगर वहाँ पे मर्डर हो जाता है, तो उस कॉलेज का जो नॉर्मल रूटीन है ना वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वहाँ पे हो रही हर एक हरकत रेलेवेंट हो जाएगी। अगर मान लेते हैं कि आज मर्डर हुआ तो कल आपकी किसी से बहस हो गई थी, आपने उसको वॉइस मेल भेजा था, व्हाट्सएप पे आपने उसके साथ कुछ आर्ग्यूमेंट्स कर लिए थे, तो वो चैट भी रेलेवेंट हो जाएगी। मतलब एक एक्सीडेंट हुआ या एक इंसिडेंट हुआ, उसके वजह से जो आपकी नॉर्मल रूटीन थी ना, उस रूटीन में हो रही हर एक चीज़ रिलेवेंट हो जाती है। तो ये तो रेलेवेंट है। अब रेलेवेंट को अगर हम जनरल भाषा में और अच्छे से समझने की कोशिश करें तो देखो क्या होता है, दो पार्टीज होती है, पार्टी ए और पार्टी बी। अब इन पार्टीज में क्या है कि कुछ बहस हो रहा है किसी चीज़ को लेकर। तो हमारे पास दो लोग हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। इन लोगों में कोई बात हुई, या हम ये कह सकते हैं कि मिस्टर ए ने बी को मार दिया। किस चीज़ से मारा, इन्होंने नाइफ से मारा। ठीक है, ए ने बी को मारा, किससे, नाइफ से मारा। अब बी तो चला चुका, गया ऊपर। ठीक है, अब ए बचे हैं। अब जिन दो पार्टीज के बीच में ये केस चल रहा है, उन लोगों का काम क्या है, ए क्या प्रूव करेगा कि मैंने नहीं मारा। जो ए वाली पार्टी होगी वो बोलेंगे नहीं नहीं मैंने तो नहीं मारा, बी बोलेगा नहीं नहीं भाई साहब इन्होंने ही मारा है। ठीक है, अब इसमें फैक्ट इन इशू क्या है कि ए ने बी को मार दिया, तो ये क्या हो गया, फैक्ट इन इशू हो गया। ठीक है, ए ने बी को मार दिया, क्या ए का बी को मारने का इंटेंशन था, ये फैक्ट इन इशू हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्रिंसिपल फैक्ट बोलते हैं, फैक्टम प्रोबेंडम बोलते हैं। मतलब ये ऐसा फैक्ट है जिसे आपको प्रूव करना है। ए ने बी को चाकू से मारा, ये आपको प्रूव करना है, इसीलिए हम इसको फैक्टम प्रोबेंडम कहते हैं। समझ में आ रही बात। अब इस फैक्ट को सपोर्ट करने के लिए, ये फैक्ट इन इशू जो है, ये प्रिंसिपल फैक्ट जो है, इसको सपोर्ट करने के लिए बाकी भी चीजें आएंगी। जैसे ए ने बी को चाकू से मारा, तो ए ने चाकू कहीं से तो खरीदा होगा। हमें पास पड़ोस से पता करने के बाद पता चलता है कि 2 दिन पहले बगल वाली शॉप से इन्होंने चाकू खरीदा था। ठीक है, तो अब चाकू जो खरीदा उन्होंने, ये भी एक फैक्ट है, और ये फैक्ट कनेक्टेड है किससे, इस फैक्ट इन इशू से। तो जो भी फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड होगा और फैक्ट इन इशू की एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस को एस्टैब्लिश करेगा, उसे हम रिलेवेंट फैक्ट बोलेंगे। समझ में आ रही बात, फिर से सुनना, जो भी फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड होगा और ये वाला फैक्ट जो है फैक्ट इन इशू के एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस को इस्टेब्लिश करने के लिए एविडेंसेस लेकर आएंगे, तो हम इस फैक्ट को रिलेवेंट फैक्ट कहेंगे। समझ में आ रही बात। अब आपको रिलेवेंट फैक्ट क्या होता है ये तो समझ में आ गया, लेकिन अभी एक बहुत बड़ा सवाल और है हमारे पास कि रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट क्या होता है। क्योंकि
इसके बारे में चर्चा क्यों हो रही है? देखो वहां पे तो मैंने डेफिनेशन क्लॉज को डेफिनेशन की तरह डील कर लिया, पर मुझे यहाँ पे बात इसके बारे में इसलिए करनी है क्योंकि हम बेरेक्ट में हर एक वर्ड को पढ़ते हैं, और अगर आपने अपनी बेरेक्ट को पढ़ा होगा तो इसमें लास्ट वर्ड में ही रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट लिखा है और पहला वर्ड लिखा है रेलेवेंट। तो रेलेवेंट क्या होता है, रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है, ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट क्या है? तो कहते हैं देखो भैया, एक स्कॉलर थे जिनका नाम था, एक सेकेंड, हाँ, एक स्कॉलर थे, इनका नाम था फिप्सन। ठीक है, इन सर का क्या कहना था? इनका कहना था कि रेलेवेंसी की मीनिंग अगर हमको पता करनी है तो आप समझ लीजिए कि ये एक तरीके का कनेक्शन डिनोट करता है। ठीक है, कनेक्शन डिनोट करता है दो इवेंट्स के बीच में। इट डिनोट्स अ कनेक्शन बिटवीन टू इवेंट्स, और वो इवेंट्स क्या हो सकते हैं? वो इवेंट है कॉज एंड इफेक्ट। मतलब आपने साइंस में पढ़ा है ना कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आपने घर में भी देखा होगा, क्या होता है कि अगर आप बड़े भैया हैं और आपका कोई छोटा भाई बहन है तो आप क्या करते हो? उसको पीट देते हो, ठीक है, या कुछ भी आपने उल जरूर कर दिया और उसके रिस्पॉन्स में वो भी अपना एग्रेशन दिखाता है। फिर बात पहुंचती है मम्मी तक। जब मम्मी तक बात पहुंचती है तो मम्मी क्या कहती है? तूने जरूर पहले कुछ ना कुछ किया होगा तभी उसने ऐसा हरकत किया है, अदरवाइज वो ऐसा है नहीं, मैं अपने बच्चों को जानती हूँ। अब यहाँ पे वो लॉजिक लगा रही होती है और यहाँ पे क्या बताने की कोशिश हो रही है कि कोई ना कोई कारण तो रहा होगा इस प्रतिक्रिया का। अगर तुमने उसको मारा नहीं तो उसने आपके साथ इतनी अभद्रता क्यों की? ये होता है रेलेवेंसी अकॉर्डिंग टू फिप्सन। उन्होंने क्या कहा कि इट इज अ कनेक्शन, ये एक कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है? कनेक्शन बिटवीन टू इवेंट्स एज कॉज एंड इफेक्ट। मतलब ये ए ने बी को एमी थोड़ी मार दिया होगा, कोई ना कोई एनिमिटी तो रही होगी इन दोनों के बीच में ना। तो हुआ क्या था कि ए ने बी को क्यों मारा? क्योंकि एक पार्टी थी, ठीक है, इस पार्टी में बी जो है ए के बारे में बहुत गंदे गंदे चीजें बोल रहा था, बी को बहुत, ए को बहुत इंसल्ट कर रहा था। ऐसा कौन कर रहा था? बी कर रहा था। बी एक पार्टी में, ए और बी एक पार्टी में मिलते हैं एक हफ्ते पहले, और वहां पे बी जो है ए को बहुत एग्रेशन दिखा रहा था या बहुत गंदी गंदी बातें कर रहा था, उसको डिमीन करने की कोशिश कर रहा था, डिफेम करने की कोशिश कर रहा था, और बातों बातों में बातें इतनी बढ़ गई कि वो उसे हाथापाई हो गई उनके बीच में। अब इस चीज़ से ए बहुत हर्ट हुआ, ए की सेल्फ रिस्पेक्ट हिंडर हुई, ए को लगा कि यार समाज में मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं रह गई है। तो ए ने इसके प्रतिक्रिया में क्या किया? चाकू खरीदा, बी को मार दिया। तो देयर वाज सम कॉज ना जिसका इफेक्ट आया। तो हमारे जो फिप्सन साहब है इनका भी यही कहना है कि जो पहला वाला फैक्ट है ना कहीं वो पहला फैक्ट एग्जिस्ट करता है, इसीलिए दूसरा भी फैक्ट एग्जिस्ट करता है। इसी कनेक्शन को हम रेलेवेंसी कहते हैं। ये फिप्सन के बारे में है। अब हो सकता है बातें आपके सर से ऊपर चली गई हूँ और आप सोच रहे हो कि इस क्लास को बंद करते हैं, किसी और यूट्यूबर को सर्च करते हैं, पर रुको ज़रा, पढ़ते हैं इसको। देखिए अभी तक जो चीज़ें पढ़ाई वो यहाँ पे आपको मिलेंगी। एक्सप्रेशन रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट की बात कर रहे हैं हम। ये हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है। हमने सेक्शन 2(1)K के बारे में बात किया जहाँ पे हमने रेलेवेंट वर्ड को डिस्कस किया अभी आपके सामने। तो कहते हैं कि ये रेलेवेंट फैक्ट डिफाइन करता है, पर कहीं पे भी आपको कोई डेफिनेशन, कोई क्लैरिफिकेशन रेलेवेंट फैक्ट और रेलेवेंसी की मिलेगी नहीं। ये बताता है कि एक फैक्ट कब रेलेवेंट होगा? जब वो दूसरे फैक्ट से कनेक्टेड होता है। किस मैनर में? उस मैनर में जो सेक्शन नंबर 3 से लेके 50 तक प्रोवाइडेड है। लेकिन रेलेवेंट फैक्ट और रेलेवेंसी क्या होता है हमारा 2(1)K ये बात नहीं करता है। पर मैंने आपको पहले भी बोला कि रेलेवेंसी वर्ड यूज हुआ है तो उसका मीनिंग हमें समझना पड़ेगा। तो जब हम रेलेवेंट फैक्ट की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है कि कहीं पे कुछ हुआ तो उस फैक्ट एंड इशू से कनेक्टेड जो भी फैक्ट्स होंगे वो सब रेलेवेंट होंगे। सपोर्टिव फैक्ट्स, एविडेंटरी फैक्ट कह सकते हो, फैक्टम प्रोबेंस कहते हैं हम इसको। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर हुई। रेलेवेंसी में फिप्सन साहब ने क्या कहा इसकी भी क्लैरिटी दे देती हूँ। The relevancy denotes a connection between of two events as cause and effect. So, relevancy denotes connection between two facts. दो facts के बीच में जो connection होता है उसे हम relevancy कहते हैं। Such that the existence of one fact, अगर एक fact exist कर रहा है मतलब A ने B को मारा तो इसके पीछे कोई और fact जरूर होगा। Renders the existence of other fact probable और improbable, और इसी को हम logical relevancy कहते हैं। अब हमारी मम्मियाँ तो जो है वो एविडेंस एक्ट पढ़ने तो नहीं आई थी ना, शायद ही किसी की मम्मी होंगी जिन्होंने लॉ किया होगा। अदरवाइज हम देखें तो हमारी जो मदर्स हैं उन्होंने तो कोई
एविडेंस एक्ट नहीं पढ़ा, फिप्सन साहब से नहीं मिले, लेकिन जब आप भाई बहन में लड़ाई होती है तो मम्मी बोलती है कि तूने पोक ज़रूर किया होगा, तूने कुछ ना कुछ तो किया होगा जिसकी प्रतिक्रिया में बच्चे ने ऐसी हरकत की। तो ये क्या है, ये लॉजिकल रेलेवेंसी है, जहाँ पे हम लॉजिक लगा देते हैं। लेकिन आपको पता है लॉजिकल रेलेवेंसी लीगली रेलेवेंट नहीं होता है। जी हाँ, जो हम लॉजिकल रेलेवेंसी की बात कर रहे हैं वो लीगली रेलेवेंट नहीं होता है। अब इस चीज़ को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। देखिए, हमारे पास जितने भी फैक्ट हैं ना, उन पे हम लॉजिक लगाते हैं, तो जितने भी फैक्ट हैं वो लॉजिकली रेलेवेंट हो सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि वो लीगली रेलेवेंट भी हो। इस चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज पे ध्यान देना पड़ेगा। देखो, लॉजिकल रेलेवेंसी और लीगल रेलेवेंसी के बारे में ना क्वेश्चन आते हैं कि क्या कोई चीज़ जो लॉजिकली रेलेवेंट हमें लगती है वो लीगली रेलेवेंट भी होगी। तो देखो, कहते हैं कि जितने भी फैक्ट्स हैं ना वो लॉजिकली रेलेवेंट अगर आपको लग रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो लीगली रेलेवेंट भी हो। कहते हैं वन फैक्ट इज सेड टू बी लीगली रेलेवेंट, मतलब अगर लॉजिकल रेलेवेंट वाले फैक्ट लीगली रेलेवेंट नहीं है तो लीगल रेलेवेंट फैक्ट कौन से होते हैं। तो कहते हैं कि कोई भी फैक्ट को हम लीगली रेलेवेंट तब कहते हैं जब वो दूसरे फैक्ट से कनेक्टेड होता है इस उन वेज में, उन तरीकों में जो कि सेक्शन नंबर 3 से लेकर 50 तक मेंशन किया गया है। ये वही वाली डेफिनेशन है 21K वाली। तो कहते हैं कि देखो, जो चीज़ लॉजिकली रेलेवेंट है ना वो लीगली रेलेवेंट नहीं होती है। ठीक है, जो चीज़ लॉजिकली रेलेवेंट है वो लीगली रेलेवेंट कभी नहीं होती है, और जो चीज़ लीगली रेलेवेंट है वो लॉजिकली रेलेवेंट होती है। अब इसको समझो, जैसे किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम कमिट किया, उसके बाद वो क्या करता है, कन्फेशन कर देता है कोर्ट पुलिस ऑफिसर के सामने। तो जब वो पुलिस ऑफिसर के सामने कोई भी चीज़ की कन्फेशन करता है तो हमें तो लगता है भाई ये तो लॉजिकली रेलेवेंट है, हम इसको कोर्ट में जाके प्रूव कर सकते हैं, ये तो हमारे पास कितना अच्छा सबूत आ गया। लेकिन होता क्या है, हमारा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसका सेक्शन 23 पहले ही मना कर देता है, बोलता नहीं नहीं भाई, पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेशन कर दिया, ये तो इसकी तो कोई लीगल रेलेवेंसी है ही नहीं, इसकी लीगल रेलेवेंसी 0 है। तो जो चीज़ हमें लॉजिकली रेलेवेंट लग रही थी वो लीगली रेलेवेंट नहीं होती है। समझ में आई बात। ऐसे ही हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई कम्युनिकेशन हुआ हो जिसमें हस्बैंड ने कुछ बातों को कन्फेस किया हो, तो क्या वाइफ उसको यूज़ कर सकती है? नहीं कर सकती है। आपको लॉजिकली रेलेवेंट लग रहा होगा, लेकिन वो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के अंडर फॉल करता है, तो उसकी लीगल रेलेवेंसी 0 हो जाती है, उसकी एडमिसिबिलिटी कोर्ट में बिल्कुल भी नहीं होती है। तो अब हम यहाँ पे जो बात कर रहे थे कि सेक्शन 3 से 50 में दिए गए जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी रेलेवेंट फैक्ट हैं, उनके तरह ही वो कनेक्टेड होने चाहिए। मतलब एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से कनेक्टेड कैसा होगा, उसी मैनर में होगा, उसी की तरीके से होगा जो 3 से 50 में लिखा हुआ है। तो 3 से 50 की बात लगातार हम कर रहे हैं, तो चलो सेक्शन 3 पढ़ लेते हैं। अभी तक तो हम 21K की बात कर रहे थे क्योंकि वहां पे रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट वर्ड आ गया था, तो उसे समझाना बड़ा जरूरी था। तो सेक्शन नंबर 3 क्या करता है, इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज पढ़िए। सेक्शन 3 कहता है एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू। एविडेंस किसका दिया जाएगा? फैक्ट इन इशू का दिया जाएगा एंड रेलेवेंट फैक्ट का दिया जाएगा। तो कहते हैं जब भी कोई भी इशू होता है, आप कोर्ट में जाते हो, दो पार्टीज होती हैं ए और बी, तो ए और बी पार्टी के बीच में क्या होता है, एक फैक्ट इन इशू होता है जिसको लेके डिस्प्यूट होता है, जिसी को लेके पूरा का पूरा विवाद होता है। तो ए क्या करेगा, ए एविडेंस देगा, क्या करने के लिए, उस फैक्ट इन इशू को प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो ए का काम क्या है, एविडेंस देगा वो फैक्ट इन इशू को प्रूव करने के लिए। ठीक, और बाकी वो रेलेवेंट फैक्ट को प्रूव करने के लिए एविडेंसेस देगा। तो क्या कहते हैं, एविडेंस किसका दिया जाएगा, मे बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट। आपको बाकी किसी भी इररेलेवेंट चीज़ की बात नहीं करनी है, आपको लीगली रेलेवेंट बातें ही कोर्ट में ले जाकर रखनी है, लॉजिकल रेलेवेंट बात आपको नहीं करनी है। समझ में आ रही बात। तो कहते हैं कोई भी सूट और प्रोसीडिंग में एविडेंस किसका दिया जाएगा, ऑफ द एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट इन इशू। ये फैक्ट इन इशू एग्जिस्ट कर रहा था या नहीं कर रहा था, यही बात तो प्रूव करनी है। यही बात जब प्रूव हो जाएगी तो कोर्ट डिसीजन दे देगा, कोर्ट डिसीजन देगा कि हाँ भैया आपके फेवर में है सारी बातें। और अगर आप ये चीज़ प्रूव नहीं कर पाओगे, मतलब अगर ये बात ये हो जाती है कि ये जो फैक्ट इन इशू है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो वहां पे डिस्प्रूव हो गया, डिस्प्रूव हो गया तो केस गया आपके हाथ से। तो कहते हैं कोर्ट में जाके कोई फालतू बात मत करना, कोर्ट का समय बहुत ही कीमती होता है। तो कहते हैं आपको क्या करना है, एविडेंस देना है। किसके रिगार्डिंग देना है, फैक्ट इन इशू की एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस को एस्टैब्लिश करने के लिए, पहली चीज। दूसरा कहते हैं कि आपको रेलेवेंट फैक्ट जो आपके पास आ रहे हैं, जो फैक्ट इन इशू को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके रिगार्डिंग भी आपको एविडेंस देना है। लेकिन ध्यान रहे, एविडेंस में
नॉट बी गिवन ऑफ एनी अदर फैक्ट, मतलब जो लॉजिकली आपको चीज़ें रेलिवेंट लग रही हैं उनके रिगार्डिंग आप कोई भी एविडेंस नहीं देंगे। आप हमेशा कोर्ट रूम में किस चीज़ का एविडेंस देंगे? वो चीज़ें जो आपको लीगली रेलिवेंट लगती हैं। समझ में आ रही बात? अब इस सेक्शन में ना एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ये क्या कहता है? दिस सेक्शन शैल नॉट इनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस। ये सेक्शन अगर किसी व्यक्ति को डिसएंटाइटल कर देता है कि आपको ये फला फला चीज़ें जो है कोर्ट में प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, तो मत करना। आपको क्या ज़रूरत है जाने की? जब आपको ये सेक्शन ही बोलता है नॉट इनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ फैक्ट विच ही इज डिसएंटाइटल्ड टू प्रूव बाय एनी प्रोविजन ऑफ द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू सीपीसी। अब इसको समझने के लिए एक इसमें दिया हुआ है इलस्ट्रेशन, इसे भी पढ़ लेते हैं। तो ये इलस्ट्रेशन क्या बोलता है? ए सूटर डज नॉट ब्रिंग विथ हिम एंड हैव इन रेडीनेस फॉर प्रोडक्शन एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द केस अ बॉन्ड विच ही रिलाइज ऑन। तो कहते हैं कि भैया देखो, आपके पास अगर कोई बॉन्ड है जिस पे आप रिलाई कर रहे हैं तो उस बॉन्ड को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू प्रूव द बॉन्ड on which no need to prove the bond on which the case रिलाइज। आपको सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट फैक्ट प्रूव करने हैं। आपको कोई बॉन्ड या कोई डॉक्यूमेंट प्रूव नहीं करना जिसके ऊपर आपका केस रिलाई कर रहा है। दिस सेक्शन डज नॉट इनेबल हिम, उसको इनेबल नहीं कर रहा है कि आप प्रोड्यूस करो उस बॉन्ड को या उसके कंटेंट को प्रूव करो किसी भी सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग में, अदरवाइज देन इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड इन द सीपीसी। तो कहते हैं जो चीज़ आपके मतलब डॉक्यूमेंट में है जिसके ऊपर पूरा का पूरा केस रिलाई कर रहा है उसको प्रूव करने की आवश्यकता क्या है। ये था ये वाला इलस्ट्रेशन। फैक्ट इशू को समझने के लिए ये भी समझ लो कि ए के ऊपर ट्रायल चल रहा है बी के मर्डर का। ए के ऊपर केस लगा है कि बी को मार दिया है बाय बीटिंग हिम विथ क्लब और इंटेंशन भी था मारने का। तो यहाँ पे फैक्ट इन इशू क्या होगा? डिस्प्यूटेड फैक्ट क्या क्या आएंगे कि ए ने बी को मारा, पहली बात। ए ने बी की डेथ किया मार मार के, ठीक है, और ए का इंटेंशन था ऐसा करने का। समझ में आ रही बच्चे? सबसे पहले वाला केस समझाया था कि ए और बी पार्टी में गए, ऐसा ऐसा हुआ, वही चीजें हैं। तो फैक्ट इन इशू डिस्प्यूटेड फैक्ट कहते हैं उसको हम, सॉरी प्रिंसिपल, हाँ डिस्प्यूटेड फैक्ट कहते हैं, प्रिंसिपल फैक्ट कहते हैं, उसे हम फैक्टम प्रोबेंडम कहते हैं, और फैक्ट इन इशू तो कहते हैं। और याद रखिएगा 2(1)G में इसको डिफाइन किया गया है, रेलेवेंट को हमने पढ़ा 2(1)K में, ठीक है। और ये था हमारा सेक्शन नंबर 3। तो सेक्शन नंबर 3 बहुत ही क्लियर शब्दों में आपसे कह दिया है, समझा दिया आपको कि जो चीज़ें लीगली रेलेवेंट होंगी सिर्फ उन्हीं के बारे में आप कोर्ट में बातचीत करेंगे। कोई भी चीज़ जो लॉजिकली रेलेवेंट आपको लगती है उससे रिलेटेड कोई भी आपको एविडेंस कोर्ट में देने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम कोर्ट का समय वेस्ट ना करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इस चर्चा में और थोड़ा सा, और अब हम बात कर लेते हैं रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी की। क्योंकि जो चीज़ें रेलेवेंट हमें लगती हैं हम कोर्ट में दे तो देते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट उस चीज़ को एडमिट कर ले। कोर्ट वही चीज़ एडमिट करेगी जिसको लेके वो श्योर होती है। तो कहते हैं रेलेवेंसी का मतलब क्या है? ये एक लॉजिकल प्रोबेटिव होता है। हमने पढ़ा था अभी पिछली क्लास में कि स्टीफन ने कहा था कि जो रेलेवेंट फैक्ट होते हैं ना उनके पास स्ट्रॉन्ग प्रोबेटिव वैल्यू होती है। इसका मतलब होता है ये वो ऐसे फैक्ट होते हैं जिनमें एबिलिटी होती है प्रूव करने की। तो यहाँ पे रेलेवेंसी को भी बोलते हैं कि ये लॉजिकल प्रोबेटिव है। मतलब ये कह रहे हैं कि आप रेलेवेंसी में लॉजिक की तो बात कर सकते हैं, लेकिन एडमिसिबिलिटी स्ट्रिक्टली लॉज और रूल्स पे बेस्ड होते हैं, ये किसी लॉजिक पे बेस्ड नहीं होते हैं। आप सेक्शन नंबर 3 से 50 जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम पढ़ते हैं रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में। यहाँ लगातार बात हो रही है कि कौन से ऐसे फैक्ट हैं जिन्हें हमें प्रूव करना है। लेकिन जब हम 51 के आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे हम क्या बात कर रहे होते हैं? वहाँ हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रूविंग द रेलेवेंट फैक्ट, कैसे हमें रेलेवेंट फैक्ट को प्रूव करना है। वो जो 51 के आगे वाली चीज़ें हैं ना उसी को हम क्या बोलते हैं? एडमिसिबिलिटी बोलते हैं। 51 ऑनवर्ड्स जो सेक्शन है उन्हें हम एडमिसिबिलिटी बोलते हैं, और 3 से 50 की जो बात हो रही है यहाँ रेलेवेंसी बात करते हैं। यहाँ बताते हैं कि आपको प्रूव क्या करना है कोर्ट के सामने, और यहाँ बताते हैं कैसे प्रूव करना है। इसीलिए कहा भी जाता है कि जितने भी एडमिसिबल एविडेंस हैं वो रिलेवेंट हो सकते हैं, लेकिन सारे रेलेवेंट एविडेंस एडमिसिबल नहीं होते हैं। अब देखो कई लोग ना रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी में कंफ्यूज भी हो रहे होंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा एक केस आया था राम बिहारी यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1994 का केस था। इस केस में बहुत ही क्लियर शब्दों में कोर्ट ने कहा था कि जो एडमिसिबिलिटी और रेलेवेंसी है इसको लोग सिनोनिमस समझते हैं, इंटरचेंजेबल समझते हैं, लेकिन ये दोनों अलग चीज़ें हैं। आपका जो
रेलेवेंसी है और एडमिसिबिलिटी है, ये एक नहीं, ये डिफरेंट चीज़ें हैं। रेलेवेंसी जिनस होता है और एडमिसिबिलिटी स्पीसीज है। तो आप अगर इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हो रहे हो कि भैया ये सेम सिमिलर शब्द है, तो याद रखिएगा ये सिनोनिमस नहीं है, ये डिफरेंट चीज़ें हैं। जो चीज़ रेलेवेंट है वो 3 से 50 में हम पढ़ रहे हैं, जो एडमिसिबल है वो 51 के आगे पढ़ेंगे। तो आई होप मैं यहाँ तक आपको चीज़ें समझा पाई हूँ। अब एक लाइन अभी हमने पढ़ा कि जितने भी एडमिसिबल एविडेंस हैं वो हमेशा रेलेवेंट होते हैं, लेकिन जितने भी रेलेवेंट एविडेंस हैं वो ज़रूरी नहीं है कि एडमिसिबल हो। अब ये कहने का क्या तात्पर्य था? अब देखो, समझो इस चीज़ को। जब हम कोर्ट में जाते हैं ना, तो आप जब भी कोर्ट में जाओगे तो आपको कोई ना कोई आप मतलब कोई ना कोई मैटर चल रहा होगा, उस मैटर से रिलेटेड क्या करेंगे, आप वहाँ पे एविडेंस देंगे। ठीक है, अब वो एविडेंस कैसा होना चाहिए? वो एविडेंस रेलेवेंट होना चाहिए। तो कोर्ट कई बार आपको बोल भी सकता है एडमिट करने से पहले, मतलब एडमिसिबिलिटी के पहले, कि भैया जो तुमने एविडेंस दिया है ये रेलेवेंट है या नहीं है, किस मैनर में ये 3 और 50 के अंडर फॉल करता है, हमें प्रूव करके दिखाओ। अगर ये रेलेवेंट है तो जब तुम इसको प्रूव करोगे तो क्या ये रेलेवेंट माना जाएगा? तो कहते हैं कि हाँ भाई, आपको ये प्रूव करना पड़ेगा, तभी वो एडमिसिबल होगा। ये ज़रूरी नहीं है। देखो क्या बात हुई थी कि हम फैक्ट इन इशू में क्या करते हैं, हम कोर्ट के सामने क्या करते हैं कि एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्ट इन इशू को इस कदर प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि कोर्ट बिलीव कर लेता है कि हाँ भैया ये जो फैक्ट इन इशू है ना, ये एग्जिस्ट कर रहा है। और जब वो सिमिलर सिचुएशन हम किसी प्रूडेंट मैन के सामने रखते तो वो भी कह देता है कि हाँ हाँ सही बात है, ये फैक्ट इन इशू एग्जिस्ट करता है। अब सारी की सारी जो करामात है ना, वो इस पे है कि आप कोर्ट को कैसे कन्विंस करते हो, कैसे उनको बिलीव दिलाते हो, उसी के ऊपर पूरा केस बेस्ड होता है। अगर कोर्ट ने बिलीव कर लिया कि ये एग्जिस्ट कर रहा है तो वहीं पे प्रूव्ड हो जाता है, और प्रूव्ड हो गया तो आपके फेवर में जजमेंट आ जाता है। अब एडमिसिबल करना है नहीं करना है, ये पूरा का पूरा जज के ऊपर डिपेंड करता है। 3 से 50 के बीच में फॉल कर रहा है, ये आपसे वो पूछ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपके उस एविडेंस को वो एडमिसिबल करेंगे या नहीं करेंगे, ये निर्णय पूरा का पूरा जज का होता है। इस चीज़ को और अच्छे से समझते हैं और हम इसमें थोड़ा सा पढ़ेंगे। यहाँ पे बता दिया कि रेलेवेंसी जेनस है, एडमिसिबिलिटी स्पीसीज है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि रेलेवेंसी में हम बात करते हैं कि कौन से फैक्ट को आपको प्रूव करना है, मतलब पार्टी क्या प्रूव करेगी, इसके बारे में बात करते हैं। एडमिसिबिलिटी लीगल रूल्स पे बेस्ड होती है, लॉजिक पे बेस्ड नहीं होती है। यहाँ पे हम बात कर रहे होते हैं कि आपको पर्टिकुलर फैक्ट क्या प्रूव करने हैं कोर्ट में, रेलेवेंसी में। लेकिन जब हम बात करते हैं एडमिसिबिलिटी की, तो वहाँ पे मोड ऑफ प्रूविंग बताया जाता है। इसीलिए ये भी डिक्लेयर किया गया है कि जो भी टाइप्स ऑफ एविडेंसेस होते हैं वो एडमिसिबल होंगे या नहीं होंगे, ये कोर्ट का प्रेरोगेटिव है। यहाँ पे सेक्शन 3 बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट करता है कि जो भी एविडेंस आप कोर्ट में देंगे, फैक्ट इन इशू को प्रूव करने के लिए और रिलेवेंट फैक्ट को प्रूव करने के लिए देंगे। उसके अलावा आपको कोई भी चीज़ कोर्ट में नहीं देनी है। इस प्रोपोजिशन को सपोर्ट भी करने के लिए हमारे पास 2 सेक्शन है। सेक्शन नंबर 168 का आप जब प्रोवाइजो पढ़ोगे अपने बैरेट का सबसे लास्ट सेक्शन आप जब देखेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कि जो भी जजमेंट कोर्ट देगा ना, वो किस पे बेस्ड होना चाहिए, वो रिलेवेंट फैक्ट पे बेस्ड होना चाहिए, एंड दैट शुड बी ड्यूली प्रूव्ड। तो इस सेक्शन का क्या डिमांड है कि पहली बात तो जो भी तुम अपने केस में एविडेंस दोगे वो रेलेवेंट फैक्ट पे बेस्ड होने चाहिए, वो रेलेवेंट होने चाहिए, और उनको आप ड्यूली प्रूव्ड करेंगे कोर्ट में, तभी जाके वो कोर्ट एडमिसिबल करेगा, तभी उसके हिसाब से वो जजमेंट देगा। और सेक्शन नंबर 141 क्या बोलता है, अगर आप सेक्शन नंबर 141 की मार्जिनल लाइन निकालेंगे तो यहाँ पे क्लियरली जज साहब का नाम लिखा हुआ है। लिखते हैं कि भैया जो एडमिसिबिलिटी का काम है ना, ये पूरा का पूरा जज के ऊपर डिपेंड करता है। सेक्शन 141 कहता है जज टू डिसाइड एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। एविडेंस को एडमिसिबल करना है या नहीं करना है, ये पूरा का पूरा डिसीजन जज साहब का होगा। कोर्ट एडमिट करेगी आपकी एविडेंस या नहीं करेगी, वो सेटिस्फाई अगर हो गई कि आपने उसको अच्छे से प्रूव किया है, तभी उसको वो रेलेवेंट डिक्लेयर करके उसको एडमिट करती हैं। अगर आप 141 को एक बार मेरे साथ पढ़ लें तो लिखा है When either party proposes to give evidence of any fact, जब पार्टी प्रपोज करती है कि हमें इस फैक्ट से रिलेटेड एविडेंस लेकर आना है कोर्ट में, तो जज क्या बोलेंगे, जज उस पार्टी से बोल सकते हैं कि भैया जो तुम कोर्ट में एविडेंस देने वाले हो, द जज में आस्क द पार्टी प्रपोजिंग टू गिव एविडेंस इन व्हाट मैनर द एलीस्ट फैक्ट इफ प्रूव्ड। तो जो तुम दे रहे हो, क्या वो अगर प्रूव करोगे तो वो रेलेवेंट होगा? जो भी एविडेंस तुम लेकर आ रहे हो कोर्ट में, अगर तुमने उसको प्रूव किया तो क्या वो रेलेवेंट होगा? एंड द जज शैल एडमिट द एविडेंस
एविडेंस जज एडमिट करेगा कोई भी एविडेंस एंड अलाउ इट टू बी ड्यूली प्रूव इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट इफ ड्यूली प्रूव्ड वुड बी रेलेवेंट। अगर कोर्ट मतलब जज साहब सेटिस्फाई होंगे कि हाँ अगर ये प्रूव होगा तो ये रेलेवेंट होगा, तभी उसको एडमिट करते हैं। तो एडमिसिबिलिटी में पूरा का पूरा कमांड किसके हाथ में है? जज साहब के हाथ में है। सेक्शन नंबर 141 बोलता है, जो इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन नंबर 136 था। तो 141 पढ़ लिया हमने, 168 के प्रोविजन को हमने देख लिया, हमने यहाँ पे और भी डिस्कस किया, सेक्शन नंबर 23 को पढ़ा कि भाई कन्फेशन नहीं कर सकते, कन्फेशन को हम मतलब रेलेवेंट नहीं मानते हैं, रेलेवेंट लीगली रेलेवेंट नहीं होगा वो। फिर इसके बाद कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, सेक्शन नंबर 134 भी लिख लो, जो बात करता है किसके बारे में कि क्लाइंट और एडवोकेट के क्लाइंट और एडवोकेट लीगल एडवाइजर के बीच में जो भी कम्युनिकेशन है, उस कम्युनिकेशन को भी आप कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन के दायरे में लाते हैं, वो भी प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, और उसके बारे में भी आप कोई भी बात करेंगे तो वो एज एन एविडेंस एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ तक जो भी बातें आपको समझाई हूँ वो चीज़ें आपको समझ में आई हैं। अगर चीज़ें समझ में आई हैं तो मेरी क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू आप जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इन केस ऑफ एनी क्वायरी आप मुझसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो ये क्लास थोड़ी सी लंबी तो ज़रूर हो गई है, लेकिन मुझे आशा है कि आपको मज़ा बहुत आया होगा, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत हुई होगी। देखो, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट वाला जो क्लास है ना, इस पर मुझे एम्फेसिस इसलिए भी देना था क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पे सब कुछ है आपका मतलब सब कुछ का मतलब ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो पूरा एविडेंस समझ में आ गया। नहीं भी समझ में आया अगर अभी आपका, और आप सोच रहे हो कि मैं दूसरे एडवोकेटर की क्लास देख लूँगा, तो मैं फिर से कहूँगी कि फिर से आप इस वीडियो को शुरू से सुनिए, बेरेक्ट के साथ सुनिए, पढ़ के सुनिए, आपको हर एक लाइन हर एक वर्ड क्लियर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हैव अ गुड डे।